हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स 2023 को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी कि वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पर भारत की जनसंख्या से बनने वाले जनसांख्यिकी टॉपिक में भारत की जनसंख्या से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से जो है किसका परिणाम है। ये परिणाम है अशोधित जन्म दर का और अशोधित मृत्यु दर का। अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर का ये परिणाम है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। जन्म और मृत्यु दर किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक होते हैं। विशेष क्षेत्र में कि जो है दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अतः जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बराबर जो है जन्म माइनस मृत्यु। इस प्रकार जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर जो है अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के अंतर से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकीय संक्रमण का सही अनुक्रम दर्शातेगा। सबसे पहले जो है उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, फिर है उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से सही अनुक्रम, फिर उसके बाद जो है निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 2। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। जनसांख्यिकी संक्रमण एक ऐसा सिद्धांत है जो समय के साथ साथ जनसंख्या में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। यह सिद्धांत अमेरिकी जनसांख्यिकीविद थे वारन थॉम्पसन, इनका नाम याद रखिए। वर्ष ये 1929 में विकसित जो है 20वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिकी जनसांख्यिकीविद थे कौन, फ्रैंक डब्ल्यू नोटस्टीन द्वारा जनसांख्यिकी संक्रमण की अवधि की औपचारिक व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के जो है उन 4 स्तरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है जो राष्ट्रों में उनके सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ जो है आगे पीछे गुजरते हैं। देखते हैं पहला चरण। प्रथम चरण जो है यह चरण विशिष्ट रूप से अल्प विकसित देशों में देखने को मिलता है, जहां उच्च जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी जो है क्या उच्च होती है, जिसके कारण जनसंख्या स्थिर रहती है। द्वितीय चरण कहाँ देखने को मिलता है, तो विकास की प्रक्रिया के साथ जन्म दर तो उच्च होती है द्वितीय चरण में, किंतु बेहतर भोजन आपूर्ति तथा उन्नत जन स्वास्थ्य की सुविधाओं के कारण मृत्यु दर निम्न होता जाती है, जिससे क्या होता है जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। अब बात करेंगे तृतीय चरण की। इस चरण में जन्म दर भी कम हो जाती है लेकिन जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाती है, क्योंकि पूर्व की पीढ़ियों की उच्च जनन क्षमता के कारण जनन आयु समूह में बहुत अधिक जनसंख्या में लोग होते हैं। चतुर्थ है चरण, तो निम्न दर और निम्न मृत्यु दर के साथ साथ लेकिन क्या होता है उच्चतर सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर के साथ एक बार फिर स्थिर जनसंख्या को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें जनसंख्या पहले चरण से अधिक स्थिर होती है चतुर्थ चरण में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से संबंध जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर आर्थिक विकास से संबंध जो जननांकीय संक्रमण की विशिष्ट अवस्थाएं हैं, इनका जो है एक सही अरेंजमेंट बताना है। तो पहले आएगी उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, फिर आएगी निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, सबसे जो है बाद में आती है निम्न मृत्यु दर के साथ क्या निम्न जन्म दर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। ये क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है क्या, जननांकीय संक्रमण। देखते हैं नेक्स्ट है स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। वो प्रक्रिया है कौन, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। ये क्या है, स्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति में जन्म दर तथा मृत्यु दर क्या होती हैं, दोनों ही नियंत्रित तथा नीची दर पर बनी रहती है, अर्थात दोनों में ही परिवर्तन समान दर पर होता है, जिससे जनसंख्या क्या है स्थिर बनी रहती है।
नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो गुजर रही थी निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ क्या है, उच्च वृद्धि दर। नेक्स्ट है, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य क्या कारण है? मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। हम वर्तमान में की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, जननांगिकी संक्रमण के दूसरे चरण की विशेषता है कि इसमें बेहतर खाद्य और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण मृत्यु दर में तो तेजी से कमी होती है, किंतु जन्म दर में बहुत धीमी दर से कमी होती है या कमोबेश या स्थिर रहती है। यही कारण है कि जननांगिकी संक्रमण के दूसरे चरण में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है परिलक्षित होती है। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन है? ये कौन सा है? यही है जन्म नियंत्रण। देखते हैं, माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है 1798 में प्रकाशित लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इन्होंने एक 1798 में एक लेख प्रकाशित किया था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में। एक और जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु विवाह स्थगित करने का प्रमुख निवारक माना था। यदि जनसंख्या को जो है नियंत्रण करना है तो विवाह स्थगित करने चाहिए। हालांकि अपने प्रारंभिक लेख में माल्थस ने यह नहीं माना कि निवारक निरोध जो है जैसे विवाह में देरी, नैतिक संयम आदि मानव की जनन दर को क्या है इतना घटा देंगे कि सकारात्मक निरंतर काम नहीं करेंगे। परंतु माल्थस ने अपनी पुस्तक के जो है 1817 में संस्करण में विवाह में देरी करके विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने तथा विवाह के पश्चात भी अधिकाधिक आत्म नियंत्रण रखकर जन्म दर को क्या है कम करने के उपायों को बताया था। किसी सीमा तक कम करने की संभावना को जो है इसमें स्वीकार भी किया गया है। नेक्स्ट है, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है तो ये होती है ज्यामितीय क्रम में। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि जो होती है तो ज्यामितीय क्रम में होती है। माल्थस ने अपनी जनसंख्या सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि उत्पादन अंकगणितीय जो क्रम होते हैं 1 2 3 4 5 में बढ़ता है, जबकि जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में 1 2 4 8 और 16 में जो है बढ़ती है। नेक्स्ट है, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। टी माल्थस थे, इन्होंने एक जो है थ्योरी प्रतिपादित की थी, उसका नाम था दी माल्थुसियन थ्योरी। ये संबंधित है जनसंख्या से। माल्थस द्वारा अपना पहला निबंध कब, तो ये 1798 में प्रकाशित कराया गया था, जिसमें इन्होंने जनसंख्या का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया था। 1803 में माल्थस का दूसरा निबंध प्रकाशित हुआ। इस तरह अपने अनेक निबंध इनके जो है प्रकाशित हुए। माल्थस द्वारा अपने निबंधों में दिए गए जनसंख्या संबंधी विचारों को ही क्या माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो माल्थस से ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनता है। माल्थस ने अपने सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों खाद्य सामग्री से तीव्र बढ़ती है। जनसंख्या ज्यामितीय दर से 1 2 4 8 और इसी क्रम में जो है क्या बढ़ती जाती है, जबकि खाद्य सामग्री गणितीय दर से 1 2 3 4 दर से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांगिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो यह है रहन सहन का स्तर। रहन सहन का स्तर ये इसकी जननांगिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। बाकी जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, साक्षरता, आयु संरचना और जीवन प्रत्याशा आदि मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है। सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है औद्योगिक क्षेत्रों से। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व औद्योगिक क्षेत्रों जैसे विशेषकर मुंबई, कोलकाता या कलकत्ता जैसे महानगरों से संबंधित है। कोलकाता जो है कमेंट बॉक्स में बताइए किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के तट पर बसा है कोलकाता। तो कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, बंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों को अपनी इच्छा से ना कराने के कुछ कारण हैं। इसका पहला कारण क्या हो सकता है? पहला कारण तो ये लड़कों के लिए इच्छा, ये तो जो है अपने इंडिया में एक मुख्य कारण है।
दूसरा है शिशु मृत्यु की ऊंची दर, ये भी हो सकता है। समझदारी की कमी, ये तो जो है एक मुख्य कारण ये भी है। और जो चौथा है वो क्या है, अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां, ये भी है। तो यहाँ पर जो है चारों हो जाएंगे। भारत में क्या है, ये वंध्याकरण के प्रति लोगों की अनिच्छा के कारण फैक्टर्स जो है संरचनात्मक, जिसमें शिशु मृत्यु दर, गरीबी, शिक्षा, अशिक्षा जो है, अज्ञानता, लड़के की इच्छा, धार्मिक विश्वास, मनोरंजन के साधनों की कमी आदि जो है, ये सभी कारण हैं इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी कब? 1881 से। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में आधुनिक एवं व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना गैर समकालिक रूप से 1865 से 1872 के मध्य देश के विभिन्न भागों में कराई गई थी। 1872 में संपन्न इन प्रयासों को भारत की पहली जनगणना माना जाता है। हालांकि भारत में पहली वैज्ञानिक रूप से समकालिक जनगणना वो हुई थी 1881 में कराई गई थी। इसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित एवं वैज्ञानिक जनगणना कराई जाती है। और इसके पहले जनगणना जो अब 2021 में होनी थी, लेकिन जो है ये कोविड-19 महामारी आ जाने के कारण नहीं हो सकी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1881 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? देखिए यहाँ पर जो है याद रखिए, यदि प्रथम नियमित जनगणना की बात करता है तो ये हो जाएगा 1881, और यदि भारत में प्रथम जनगणना की केवल बात करें तो इसका आंसर फिर चेंज हो जाएगा, ये 1872 हो जाएगा। ये नियमित वाला वर्ड जो है याद रखना है। और ये प्रथम नियमित गणना 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और सर्वप्रथम जनगणना 1872 में, तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1872 में प्रारंभ की गई थी। और उस समय शासनकाल किसका था? तो ये लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। देखते हैं नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो वो हुई थी किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, कथन और कारण का कथन ए कह रहा है भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। बिल्कुल सही है, की जाती है, लेकिन जो है इस बार नहीं की जा सकी कोविड-19 महामारी के कारण। उसका कारण कह रहा है 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः क्या है? अपरिवर्तित रही है। ये जो है बिल्कुल बेढंगी बात कर दी इन्होंने, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ए सही हो जाएगा, किंतु आर गलत हो जाएगा। अगर भारतीय जनसंख्या वृद्धि को देखा जाए तो इसमें लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1921 अपवाद स्वरूप वर्ष 1921 में क्या हुआ था? भारतीय जनसंख्या में कमी देखने को मिली थी। हालांकि जनसंख्या जहां वर्ष 1951 में कितनी 361.08 मिलियन थी, वहीं लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2011 में ये कितनी हुई गई थी? 1210.85 मिलियन हो गई थी। इस प्रकार से जो है बढ़ी है जनसंख्या कुछ यहाँ पर। देखते हैं नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के लिए जो है भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो आदर्श वाक्य यही वाला था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। इसके लिए आदर्श वाक्य जो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य का उपयोग किया गया था। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या थी? तो ये न्यूनतम आयु थी कितनी? 15 ईयर्स, 15 वर्ष। और यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत संपन्न करे जाने वाले कार्यों का एक हिस्सा भी था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह के प्रमुख कौन थे? तो ये इसके तब प्रमुख थे प्रणब मुखर्जी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 2011 की जनगणना में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों को सम्मिलित करने संबंधी मसले पर विचार करने हेतु तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था, जिसमें इस संदर्भ में अपनी सहमति प्रदान की थी।
नेक्स्ट है भारत में कितने जिले हैं। भैया भारत में जो है क्या है, जिलों की संख्या क्या है, घटती बढ़ती रहती है। तो 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल जो है 766 जिले हैं। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 पृथक चरणों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन, यहीं पर इसको देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा कम समझ में आएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 1901 1921 में मंद वृद्धि हुई थी। फिर जो है 1921 से 1951 में स्थायी वृद्धि देखने को मिली थी। फिर उसके बाद जो है 1951 से 1981 तक द्रुतगामी वृद्धि देखने को मिली थी। उसके बाद 1981 से 2001 तक कम वृद्धि के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि देखने को मिली थी। तो यहाँ पर राइट आंसर इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1901 से 1911 के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो थी कितनी 5.75% थी। वहीं 1911 से 21 में भारत की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि थी वो ऋणात्मक रही थी, कितनी -0.31% हो गई थी। 1901-1921 के अवधि में भारत की जनसंख्या कमोवेश मंद वृद्धि के साथ स्थिर रही थी। और वहीं 1921 से 1951 की अवधि के 3 दशकों में जनसंख्या में स्थायी वृद्धि हुई थी, जो क्रमशः कितनी 11% और जो है 14.22% तथा 13.31% थी। वहीं 1951 से 1981 की अवधि में भारत की जनसंख्या में बहुत तीव्र वृद्धि परिलक्षित हुई थी। इन दशकों में क्रमशः जो है 21.51% तथा 24.80% तथा 24.66% की वृद्धि जो है दर्ज की गई थी यहाँ पर। वहीं पर 1981 के पश्चात भारत की जनसंख्या में वृद्धि होती रही, किंतु इस अवधि में वृद्धि दर क्रमशः कम होती जा रही थी। इसलिए इस अवधि को कम होने के लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि की संज्ञा दी गई थी। 1981-91 और 1991 से 2001 तक तथा 2001 से 11 के दशकों में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही थी, क्रमशः यहाँ पर 23.87%, 21.54% तथा 17.7% रही थी। ये 2001 से 2011 में कितनी 17.7% रही थी। ये वाला याद रखिए, इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही, ये 2001 से 2011 के मध्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनगणना दशकों में किसमें जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांश अंकित किया गया। न्यूनतम, तो ये न्यूनतम किया गया था किसमें, न्यूनतम किया गया था 2001 से 2011 में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यही डी वाला सही सुमेलित नहीं है। 19.05% कभी नहीं रही थी। देखते हैं नेक्स्ट, कौन सी 2011 1 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही थी, ये रही थी कितनी 17.70%। इसको हम अभी देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2001-11 के मध्य भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, तो ये जो है 17.7% हुई थी। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर का प्रतिशत जो कितना था, तो ये यही वाला था 17.7%, जो यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया। तो ये किया गया था कब 1971 में, 1971 में। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव जनगणना वर्ष 1971 में देखने को मिला। इस समय दशकीय वृद्धि दर कितनी थी 24.80% थी, जबकि जनगणना 1981 में ये 24.66% थी और 1991 में ये 23.87% तथा 2000 में कितनी थी 21.54% थी। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि कितनी थी, तो ये थी
कितनी? 17.7%। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है, तो यही 1961 से 71 के दौरान रही थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत में जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी, तो ये वही 1961 से 1971 में थी। नेक्स्ट है, भारत जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई थी? ये कब? ये 1921 में। भारतीय जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 ही एकमात्र ऐसा जनगणना वर्ष रहा था जिसमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो है ऋणात्मक रही थी। ऋणात्मक रही कितनी थी? तो ये इसको याद रखिए, ये रही थी ऋणात्मक कितनी? -0.31%। इसलिए 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा गया। ईयर ऑफ जो है ग्रेट डिवाइड कहा गया इसको। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है, तो यही 1921 को। किस वर्ष भारत के जननांकिकी का विभाजक कहा जाता है, तो यही कहा जाता है 1921 को। नेक्स्ट है, इसका भी आंसर जो है महान विभाजक कहा गया है किसे? 1921 को ही। नेक्स्ट है, जनगणना वर्षों में किसमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, तो यही 1921 में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया था, कथन कह रहा है, और उसका कारण कह रहा है भारत के जननांकिकी इतिहास में 1951 को क्या है? जननांकीय विभाजक कहा गया। तो फिर 1921 को क्या कहा गया? तो यहाँ पर ये वाला जो है सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको भी हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, देखते हैं नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई थी। यह दर्ज की गई थी 1971 से 1981 के दशक में। औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज कितनी की गई थी? तो ये दर्ज की गई थी और जो वार्षिक घातीय वृद्धि दर तो 1.64% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की पिछले दशक में वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर थी, ये कितनी रही थी? 1.9% रही थी। ये जो वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.97% रही थी, और 2011 की जनगणना के अनुसार यह कितनी रही थी? 2011 की जनगणना के अनुसार रही थी 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत की जनसंख्या घनत्व में 1951 जनगणना तथा 2001 जनगणना के बीच 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर चरघातांकी 1951 जनगणना तथा 2001 जनगणना के बीच 2 गुनी हुई थी। यहाँ पर जो कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत की जनसंख्या की वार्षिक औसत वृद्धि दर जनगणना 1951 में 1.25%, जबकि 2001 में 1.97% थी। और वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। प्रति वर्ग किलोमीटर में जो 117 व्यक्ति, जो 2001 में बढ़कर कितना हो गया? 325 वर्ग प्रति किलोमीटर हो गया। और 2011 में कितना हो गया? 2011 में हो गया ये कितना? बढ़कर 382 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या का औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर कितनी थी? ये थी 1.64% रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, सभी जानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में इसके चीन से आगे हो जाने की संभावना है, बिल्कुल है, हो ही गया है, हो जाने की संभावना क्या है। नेक्स्ट है विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक भारतीय है, बिल्कुल है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए।
यहाँ पर ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या के वर्ष 2023 तक चीन से आगे निकल जाने की जो है प्रत्याशा है। तो ये जो है इसने अपने लक्ष्य को अचीव भी कर लिया है। वर्ष 2023 तक भारत की जनसंख्या कितनी 1428.6 मिलियन, जबकि चीन की जनसंख्या कितनी रही है, ये जो है 1425.7 मिलियन हो जाने का अनुमान लगाया गया था, जो कि अब ये अनुमान सही लगाया गया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 2003 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 6.3 अरब तथा 2001 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी रहेगी। भारत की कुल जनसंख्या 102.87 करोड़ थी, अर्थात विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से लगभग एक भारतीय था। और भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की जनसंख्या कितनी 40% थी। साथ ही आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत की जनसंख्या 21.92% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या। तो तब जो रही होगी हम बात करेंगे यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार। तो भारत की जनसंख्या जहाँ पर ये रही है, ये इतना कुछ नहीं पूछा जाता है, ये जो है प्रति वर्ग किलोमीटर वाला पूछ लिया जाता है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा लिंगानुपात जो है कितना 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं रही हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो ये थी 84.6 करोड़। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत में विश्व का 2.4% भूभाग पर विश्व की जो है कितनी 16% जनसंख्या निवास करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। दूसरा कह रहा है भारत में विश्व की 1.6% भूभाग पर विश्व की 24% जनसंख्या निवास करती है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या वृद्धि में भारत की भागीदारी 1.4 करोड़ है, वह चीन की 1.8 करोड़ है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या वृद्धि में भारत की भागीदारी 1.8 करोड़ तथा चीन की 1.4 करोड़ है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये यहाँ पर जो है उल्टा हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सही बात है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है, यही स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, ये गलत है। 2001-11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ हुई थी, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व तो दिल्ली में है, ये स्टेटमेंट भी सॉरी यहाँ पर जो है बात हो रही है, बड़ा कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा था पढ़ने में ही। तो ये जो है क्या यहाँ पर हो रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो बात हो रही है कौन सा सही नहीं है। तो ये जो है भारत में विश्व की कितनी 18.5% जनसंख्या जो है प्रतिशत जनसंख्या है, तो यही वाला सही नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर जो है सभी सही हैं। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 2001-11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि में 18.1 करोड़ की जो है क्या वृद्धि हुई है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व तो दिल्ली में ही है। ये जो भारत में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी है 17.5% है, ना कि कितनी 18.5%। देखते हैं नेक्स्ट जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का परसेंट कितना है। तो स्त्रियों का परसेंट है 48.46%। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो ये भैया कौन हो जाएगा, ये यही उत्तर प्रदेश रहेगा। इसके बाद महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो ये किससे अधिक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए देश के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो ये किससे? यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान के। देखते हैं नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। ये अधिक है किससे? बांग्लादेश से और पाकिस्तान से अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। नेक्स्ट निम्नलिखित देश समूहों में किनकी जनसंख्या क्या है? उत्तर प्रदेश से कम है। तो ये किनकी है? इन्हीं की है, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान की। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है 2001 जनगणना के अनुसार साक्षरता परसेंट जो है कितना? 56.3 था। ठीक है। आबादी का घनत्व 690 प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक आबादी वाला जनपद शहर जो है कानपुर है। यहाँ पर है जो क्या? और सीतापुर जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट दिया है कि सर्वाधिक आबादी क्या है? सर्वाधिक आबादी वाला जनपद शहर कानपुर है। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। बाकी यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये करेक्ट है। और जो है यहाँ पर ये सीतापुर जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। हम बात करेंगे यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी रही है? तो ये 67.7% तथा जनसंख्या घनत्व 832 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक आबादी वाला जिला इलाहाबाद तथा सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन है? सीतापुर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है भारत के 28 राज्यों दिल्ली तथा पांडिचेरी उनमें सम्मिलित नहीं है में सिक्किम का क्षेत्रफल सबसे कम है। ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। सिक्किम का क्षेत्रफल सबसे कम थोड़ी है। दूसरा स्टेटमेंट है पांडिचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में से चंडीगढ़ की साक्षरता क्या है? सबसे अधिक है। ये भी इनकरेक्ट है। भारत के 28 राज्यों दिल्ली तथा पांडिचेरी उनमें सम्मिलित नहीं है में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाराष्ट्र राज्य है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल सिक्किम का नहीं बल्कि किसका है? गोवा का है। सिक्किम का है 7096 वर्ग किलोमीटर और गोवा का है 3702 वर्ग किलोमीटर। तो समझ लीजिए किसका कम है? केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता की सर्वाधिक दर चंडीगढ़ में ना होकर लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, बना हुआ है। उसके बाद कह रहा है कारण उसका बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे है। तो ये गलत है। उसके दूसरे नंबर पर है क्या? महाराष्ट्र, ना कि बिहार, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 5 राज्यों का जो है अवरोही क्रम है। उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में रहता है? तो ये कितना रहता है? लगभग 17%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो यही उत्तर प्रदेश रहेगा। इसको भी हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो यही उत्तर प्रदेश है। और किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर प्रदेश को देखते ही इसको पहले नंबर पर सजा दीजिए, फिर उसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा जो है इसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश और बाद में आएगा फिर आ जाएगा बिहार और बाद में आएगा आंध्र प्रदेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर क्या आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सब उत्तर प्रदेश दिया नहीं है, तो सबसे पहले आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा बिहार, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा क्या अपना आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो है इसमें 61 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए। इसके आगे के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।